हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कौटिल्य के राजनीतिक विचार। ये इस वीडियो का चतुर्थ भाग है और जो पहले 3 पार्ट हैं इनके वीडियोस के, वो कौटिल्य की जो मूल विचार हैं, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया है। कौटिल्य की जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत, सवयव सिद्धांत, इसके अलावा राजा के गुण, राज्य के उद्देश्य, राज्य के कार्य, बहुत सारी बातें मैंने उनमें बताई हैं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। और अब मैं आपको इनके जो आज के जो कौटिल्य के विचार मैं आपको बता रही हूँ। कौटिल्य की जो सबसे पहले आप जो स्लाइड देख रहे हैं, इनकी पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि राज्य का जो उद्देश्य कौटिल्य ने बताया है वो इसमें पूरी तरह से समाहित है, जिसके लिए कि राज्य की स्थापना की गई है। अलब्ध लाभार्था, यानी जो प्राप्त कर लिया है, जो जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। अलब्ध यानी जो लब्ध नहीं हुआ है हमें उसे प्राप्त करना। लब्ध परिरक्षणी, जो हमने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा करना। रक्षित विवर्धिनी, जो हमने रक्षा कर ली है उसको संवर्धित करना, उसको बढ़ाना। और वृद्ध्यस्य तीर्थे प्रतिपादनी च, जो हमने वृद्धि कर ली है उसको प्रतिपादनी, प्रत्येक में समानता के आधार पर बांटना। तो ये राज्य का लक्ष्य उद्देश्य कौटिल्य ने बताया, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा, सभी में समानता के आधार पर वो वस्तु नहीं बटेगी जो कि प्रत्येक को चाहिए, तो क्या होगा? अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी। अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी तो राज्य को बल प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए राजा क्या कार्य करे, ये जो श्लोक में कहा गया है, इस कार्य को राजा करे कि वह जिसको जो प्राप्त नहीं है उसको पहले प्राप्त कराए, जो प्राप्त हो गया है उसको और बढ़ाए, जो बढ़ गया है उसको सभी में बराबर बराबर बांट दे। ये राज्य का और राजा का उद्देश्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं जो पहला टॉपिक लेकर आई हूं वो है कि अमात्य या मंत्री परिषद। देखिए, यहाँ पर अमात्य शब्द का प्रयोग किया है, सप्तांग सिद्धांत में भी अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। अमात्य यानी मंत्री। तो कौटिल्य जो है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राजा है वो अकेले कार्य नहीं कर सकता है। वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं, वो एक मंत्री हैं। अन्य लोगों की आवश्यकता होती है उसकी सहायता के लिए, सलाह देने के लिए, राजकार्य संचालन के लिए। इसी प्रकार से कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि जो राज्य है वो एक रथ है। ऐसा कौटिल्य मानते हैं कि राज्य एक रथ है और रथ एक पहिए पर नहीं चल सकता। इसी प्रकार से जो राजा है वो अकेले शासन नहीं कर सकता और मंत्रियों की आवश्यकता इसके लिए होती है। और मंत्री का काम क्या है कि राजा उनसे परामर्श करे, और वो परामर्श जो है, राजा जरूरी नहीं है कि वो परामर्श राजा मांगे तो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि राजा उस परामर्श को माने ही, क्योंकि राजा वैसे सर्वे सर्वा होता है। देखिए, प्राचीन काल में सर्वे सर्वा होता था पूरी तरह से। वो केवल अपनी सहायता के लिए अपने मनपसंद के व्यक्तियों को मंत्री पद पर चुनता था और मंत्रणा वो कर सकता है जो भी मुद्दे उसको महत्वपूर्ण लगे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उस मंत्रणा को मानना उसके लिए बाध्यकारी हो। वह मंत्रणा से सबके विचार जान लेगा। उसमें वह यह है कि अलग अलग भी प्रत्येक से मंत्रणा कर सकता है और एक साथ भी मंत्रणा कर सकता है। और हर एक के विचार जानने के बाद में वह ये भी मालूम कर लेगा कि कौन जो मंत्री है वो वास्तव में राजा के हित की बात कर रहा है या कोई केवल चापलूस है। तो जो मंत्री परिषद है उसकी जो संख्या है, राजा ने मतलब कौटिल्य ने 7 या 8 इस तरह की बताई है, और इन मंत्रियों की संख्या समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार घट और बढ़ सकती है। और ये जो मंत्रणा स्थल होना चाहिए उसके बारे में भी कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रणा स्थल बहुत ही गोपनीय होना चाहिए, बिल्कुल कहीं एकांत में होना चाहिए, और जो मंत्रणा है वो भी गोपनीय होनी चाहिए। और उसका जो भी मंत्रणा की गई है उसका जो निर्णय है वो तुरंत कार्यान्वित होना चाहिए। और
जो निर्णय गोपनीय तो होना चाहिए और कार्यान्वित इसलिए जल्दी होना चाहिए क्योंकि कभी भी वो गोपनीयता भंग हो सकती है। तो इस तरह से जो अमात्य या मंत्री परिषद है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कौटिल्य ने दिया है और जो मंत्री हैं वो योग्य होने चाहिए। जैसे राजा की योग्यता मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, उसी प्रकार से जो मंत्री हैं वो भी योग्य होने चाहिए, वीर हो, कुलीन हो, राजा को सही सलाह देने वाले होने चाहिए, पराक्रमी होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए, व्यवहार कुशल होने चाहिए, सारे गुण उनमें जो होने चाहिए। इस प्रकार की बात कौटिल्य कहते हैं। और राजा के लिए केवल मतलब चापलूस व्यक्ति की राजा को आवश्यकता नहीं है, हालांकि अच्छे लगते हैं राजा को चापलूस व्यक्ति, ये सामान्य बात है, लेकिन राजा को सही सलाह देने वाले होने चाहिए और राजा समय समय पर इन मंत्रियों की परीक्षा लेता रहे, इनका परीक्षण करता रहे, क्या वास्तव में ये सही कार्य कर रहे हैं या ये केवल राजा को सलाह देने के लिए सही कार्य कर रहे हैं। अब आता है कौटिल्य का महत्व। स्टूडेंट्स, आप इतने वीडियो मेरे देख चुके हैं और आपने ये महसूस किया होगा कि कौटिल्य एक बहुत ही महान विचारक रहे हैं और उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करी है और इतने बड़े साम्राज्य के द्वारा वह भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य, एक बहुत बड़ा साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया और एक ये कहें कि उस समय हमारा जो देश था वो एक विश्व शक्ति के रूप में हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हमें उस समय मिलता है ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। और कौटिल्य के विचारों के कारण ही यथार्थवादी विचार कौटिल्य के रहे हैं। स्वयं जैसे मैंने बताया कि कौटिल्य एक सक्रिय राजनेता रहे हैं, तो इसलिए कौटिल्य को आधुनिक मैकियावली कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि मैकियावली कौन था? देखिए, जो पाश्चात्य विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक अभी आप शायद आपने पढ़े हो, नहीं पढ़े हो पता नहीं, मैकियावली जो हैं एक पाश्चात्य विचारक रहे हैं और इन्होंने जो भी विचार रखे वो विचार पूरी तरह से राजनीति की जो जिसको हम कहें कि राजनीति तो देखिए अच्छी बुरी सभी तरह की होती है, तो जो बिल्कुल यथार्थवादी राजनीतिक विचार मैकियावली ने कहे थे, उसी प्रकार से भारत में कौटिल्य को हम आधुनिक मैकियावली भी कहते हैं। अरस्तु के समान भी हम इन्हें मानते हैं क्योंकि अरस्तु के समान भी इन्होंने बहुत सारे हमें देन दी है कौटिल्य ने, तो इसलिए कौटिल्य का महत्व बहुत शीर्षकों में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देते हैं कौटिल्य के जो सबसे महत्वपूर्ण देन है कि कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किया। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने आपको राज्य के कार्य बताए थे, राज्य का उद्देश्य बताया, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य दो प्रकार का होता है, एक तो पुलिस राज्य होता है और दूसरा कल्याणकारी होता है। तो पुलिस राज्य में क्या होता है कि राज्य कुछ अनिवार्य कार्य करता है, वो केवल आंतरिक जो असामाजिक तत्व हैं उनसे राज्य की रक्षा करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है और बाह्य आक्रमणों से रक्षा करता है और न्याय प्रदान करता है। लेकिन जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसमें राजा क्या करता है? उसमें राजा सभी प्रकार के कार्य करता है, जैसे कि वह वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखता है, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, अर्थव्यवस्था का संचालन करता है कि कोई किसी को ठगे नहीं, कोई कम नहीं तोले, कोई चीज की भी कोई कमी नहीं हो, जो भी कमी हो उसको राजा किसी भी तरह से उसकी पूर्ति करवाएगा और सभी को समान बंटवारा मिले, सब चीज का, बहुत अमीर और गरीब नहीं हो, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी तरह चलती रहे, परराष्ट्र नीति अच्छी तरह चलती रहे। तो लोक कल्याणकारी राज्य में ये सब चीज आती हैं। जो असहाय हैं, अपंग हैं, वृद्ध हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, वो सब जो है वो अच्छे से जीवन यापन कर सके, तो ये सब इन्होंने बताया है। और राज्य का धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने ये भी इसके भी जनक रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे। इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वो है राजनीति शास्त्र को पृथक शास्त्र बनाना। जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि जो अरस्तु हैं वो पाश्चात्य जगत में इस रूप में जाने जाते हैं कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया, एक स्वतंत्र अनुशासन उन्होंने बनाया। इसी प्रकार से जो कौटिल्य हैं उन्होंने भारत में राजनीति शास्त्र को पृथक शास्त्र बनाया, माना, क्योंकि अन्यों की जो हम पुस्तक देखते हैं ना, जैसे हमने मनु पढ़ा, मनु की पुस्तक जो मनुस्मृति है वो मूलतः सामाजिक ग्रंथ है, या फिर शुक्र
नीति है, शुक्र नीति सार, वो नीति ग्रंथ है, या सोमदेव सूरी हैं, या अन्य जो विद्वान हैं सारे प्राचीन विद्वान, वो नीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीति को मानते हैं। लेकिन इन्होंने राजनीति शास्त्र को एक पृथक शास्त्र बनाया, जो 4 विधाएं हैं, तो त्रयी, आन्वीक्षिकी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विधाएं कौटिल्य ने बताई हैं। और इन 4 विधाओं में जो दंड नीति है उसको राजनीति शास्त्र के नाम से हम जानते हैं। तो दंड नीति को एक स्वतंत्र विधा, एक स्वतंत्र विषय इन्होंने बनाया है। तो ये बनाया, या हम कहें कि माना, और उसके बाद में लोग जो है राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा देने लग गए। तो ये इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। और इसके अलावा जो अगली इनकी देन है वो है नियोजित अर्थव्यवस्था के जनक थे। इन्होंने मतलब अर्थव्यवस्था इस प्रकार की इन्होंने करी जिससे कि प्रत्येक को अपनी जो प्राप्त है, जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए, जो अप्राप्त है वो प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है वो उसका संवर्धन हो, उसका रक्षण हो, और जो संवर्धित है उसका सब में जो वितरण है वो हो जाए। इस प्रकार की इन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था की बात भी कही थी। तो ये भी इनकी एक बहुत बड़ी देन है। और अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसमें कि अमीर गरीब सबको बराबर का हक मिलता था, और सब कुछ निश्चित होता था, योजनाबद्ध होता था कि किस समय किसको क्या मिलना चाहिए। और धर्म और राजनीति जो है उसके पृथक्करण की बात भी इन्होंने कही थी कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। और दंड नीति या राजनीति की प्रधानता, यानी जो दंड नीति है उसको 4 विधा, जो त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी और दंड नीति मैंने आपको बताया, तो 4 विधाओं में दंड नीति यानी राजनीति को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया था। त्रयी एक विधा है, वार्ता एक विधा है, आन्वीक्षिकी एक विधा है, और दंड नीति जो है वो राजनीति है जिसको इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो आशा है स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे पहले वीडियोस के कार्ड भी ऊपर देख रहे होंगे, और मेरे जो वीडियो हैं आपको जो भी लगे इसमें, आपकी और कोई क्वेरीज हो, आप जो भी कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट आप जरूर करिएगा। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।